हेलो स्टूडेंट, शिव शक्ति कैरियर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और उनके अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि पिछले वीडियो में बात हुई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इसके संस्थापक थे। पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। इसके बाद दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष रहे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी हुए। इसके बाद चौथा अधिवेशन जो होता है 1888 में, ये इलाहाबाद में हुआ और चौथा अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता की एक अंग्रेज़ थे जॉर्ज यूल। और इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल जी रहे। इस तरह से हम लोग लगातार अधिवेशन पढ़ रहे थे, उसी क्रम को हम लोग इसको आगे जारी रखते हैं। अगला अधिवेशन है 1891। 1891 का जो अधिवेशन था ये हुआ नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में है। और इसकी अध्यक्षता की पी आनंद चार्लू ने। पी आनंद चार्लू, ध्यान रखिएगा 1891 का जो अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता की पी आनंद चार्लू जी ने। और इसकी विशेष बात जो रही, इस अधिवेशन की विशेष बात जो रही कि अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। तो अगर एग्जाम में पूछा आता है कि किस अधिवेशन में अध्यक्ष द्वारा अपने भाषण में कहा गया कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है, तो हम बता सकते हैं कि 1891 नागपुर महाराष्ट्र में जो अधिवेशन हुआ इसी में ये चर्चा की गई। अगला अधिवेशन 1892 का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष एक बार फिर से WC बनर्जी, WC बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, इनको फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1892 का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था उसमें इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 1893 ये अधिवेशन हुआ जाके लाहौर में। 1893 का अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। तो 1893 का अधिवेशन लाहौर में हुआ और दादा भाई नौरोजी जी इसके अध्यक्ष बने। इसमें जो विशेष बात हुई, इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कराने की मांग की गई। ये विशेष बात रही कि सिविल सेवा परीक्षा
भारत में कराने की मांग। इस अधिवेशन की विशेष बात रही 1893 की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। इसके बाद इसी तरह से लगातार प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते रहे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट अधिवेशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। अगला अधिवेशन है 1896। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 1896 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की रहीमतुल्ला सयानी जी ने। रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की 1896 अधिवेशन की। इसकी जो प्रमुख बात रही कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पहली बार कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम के बारे में हम लोगों को पता है कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है और ये वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ पुस्तक से। अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है तो ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम और ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 65 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बात हो रही राष्ट्रगीत की। अगर राष्ट्रगान की बात होगी तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1896 कलकत्ता अधिवेशन। इसके बाद अगला अधिवेशन जो है 1905 का अधिवेशन ये हुआ वाराणसी में। 1905 का अधिवेशन होता है वाराणसी में और इस बार इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई। इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। और साथ ही साथ एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था बनाई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।
बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई। इसको हिंदी में कहेंगे भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में की गई। अगला अधिवेशन है 1906, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1906 का जो अधिवेशन है ये हुआ कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष एक बार फिर से चुने गए दादा भाई नौरोजी। उन्नीस सौ 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में, अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कितनी बार बने, तो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि दादा भाई नौरोजी कब कब बने। पहली बार नोट कर लीजिएगा, पहली बार 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1886 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार चुने गए। दूसरी बार 1893 लाहौर अधिवेशन में, और तीसरी बार 1906 फिर कलकत्ता अधिवेशन। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब इस अधिवेशन में कुछ प्रमुख बात हुई। इसकी विशेष बात ये थी कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। अगर एक क्वेश्चन पूछा आता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। लेकिन स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर थोड़ा सा मतभेद हो गया, और जो कि अगले अधिवेशन में दिखाई दिया। अगला अधिवेशन हुआ 1907। अगला कांग्रेस का अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ। इस बार अध्यक्ष चुने गए रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ये भी अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1907 का अधिवेशन, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे। तो ये ऐसा अधिवेशन रहा 1907 सूरत का अधिवेशन, जिसमें गरम दल व नरम दल दोनों अलग हो गए, और इस तरह कह सकते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में किया गया। इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए, और यहाँ जो कार्रवाई होनी थी वो रह गई अधूरी, और इसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए अगला अधिवेशन 1908 में
अगला अधिवेशन 1908 में मद्रास में हुआ। 1908 में अगला अधिवेशन होता है मद्रास में, और इस बार अध्यक्ष रास बिहारी घोष। ये वही अधिवेशन था जो सूरत में कार्रवाई अधूरी रह गई, उसको पूरा करने के लिए फिर से 1908 में वही अधिवेशन बुलाया गया, सूरत कार्रवाई को पूरा करने के लिए। सूरत कार्रवाई को पूरा करने के लिए, सूरत में चूँकि कांग्रेस का विभाजन हो गया था और जो कार्रवाई अधूरी रह गई थी उनको पूरा करने के लिए 1908 में फिर से वही वाला अधिवेशन बुलाया गया मद्रास में, और अध्यक्ष एम रास बिहारी घोष थे। इस तरह से ये 1908 का अधिवेशन हुआ। इसके बाद 1911 का जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर 1911 कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। एक विशेष बात है कि ये बाराबंकी जिले के रहने वाले थे, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। और इसमें एक विशेष बात हुई कि विशेष बात इसमें जो हुई इस अधिवेशन में वो ये रही कि राष्ट्रगान को पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो बता सकते हैं कि राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और ये राष्ट्रगान किसने लिखा? रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। और इसको गाने में जो समय लगता है 52 सेकंड का समय लगता है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। बावन सेकंड का समय राष्ट्रगान को गाने में लगता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि बात राष्ट्रगान की हो रही है, तो राष्ट्रगान की बात होगी जनगण मन बताएंगे, राष्ट्रगीत की बात होगी वंदे मातरम बताएंगे। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, जबकि जनगण मन को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद अगला अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ है। अगला अधिवेशन 1916 लखनऊ में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर इस अधिवेशन में एनिबेशन के प्रयासों से कांग्रेस का एकीकरण किया गया। कांग्रेस का एकीकरण हो गया। गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सबका यहाँ पर फिर से एकीकरण कर दिया गया। इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहा कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग
में समझौता हो गया। कांग्रेस का एकीकरण कर दिया गया, इसीलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। अगर पूछा आता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन रहा, इसी में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सबका एकीकरण हो गया और इसीलिए इसे कहा जाता है लखनऊ समझौता। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक, इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस प्रकार से ये अधिवेशन सफल हुआ। अगला अधिवेशन भी 1917 का जो अधिवेशन होता है, चूँकि 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस के एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी एनी बेसेंट ने, इस कारण एनी बेसेंट को इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और ये 1917 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। इसकी अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रही। अब यहाँ से एक विशेष बात रही, ये आयरिश महिला थी, ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ एनी बेसेंट को। तो यहाँ पर शुरू से ही बताया जा रहा है कई चीज़ें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, इस तरह से लगातार क्वेश्चन हमारे बनते जा रहे हैं। इसके बाद 1917 के बाद अगला अधिवेशन 1919 का अधिवेशन ये हुआ जाके अमृतसर में। अमृतसर का नाम आते ही हम लोगों के मानस पटल पर तुरंत आ जाता है जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उसी जलियांवाला बाग कांड की इस अधिवेशन में निंदा की गई और इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू, इसमें जो प्रमुख रूप से कार्य हुआ जलियांवाला बाग कांड की निंदा, जलियांवाला बाग कांड की निंदा की। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसके बाद अगला अधिवेशन 1924।
1924 का अधिवेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता की महात्मा गांधी जी ने। 1924 का अधिवेशन हुआ बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटक में, कर्नाटक पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी जी ने 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इनकी एक विशेष बात रही कि केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन पूछा आता है कि गांधी जी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो गांधी जी ने केवल एक बार 1924 बेलगांव कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, दोबारा ये अध्यक्ष कभी नहीं बने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको विशेष रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला अधिवेशन है 1925। 1925 का अधिवेशन ये होता है कानपुर में। 1925 का अधिवेशन कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू। यहाँ से एक विशेष बात हुई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ये चूँकि भारतीय थी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो हम लोग बताएंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। जब पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हम लोग बताएंगे सरोजिनी नायडू। ये जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान दे करके करना होता है, जल्दबाजी में कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला अधिवेशन है 1926। 1926 का अधिवेशन होता है गुवाहाटी में। 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में, उसकी अध्यक्षता की एम श्रीनिवास आयंगर ने। एम श्रीनिवास आयंगर, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, और इस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये विशेष बात रही कि कांग्रेस जो लोग थे, कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, तब हम बता सकते हैं कि 1926 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी एम श्रीनिवास आयंगर, इन्हें उसी अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद अगला अधिवेशन है 1929। 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, ये जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू
इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और इस अधिवेशन की विशेष बात रही कि इसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तथा 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसलिए ये अधिवेशन 1929 का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1930 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। 1930 में ही जवाहरलाल नेहरू जी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बने रहे। अगला अधिवेशन है 1931। 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन। यहाँ पर जो अध्यक्ष इस बार चुने गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल अध्यक्ष चुने गए और इस अधिवेशन में जो विशेष बात हुई, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को स्वीकार किया गया। हमें पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ध्यान रखिएगा, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है और मौलिक अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। और ये जो अधिवेशन था 1931, इसी अधिवेशन में एक चीज़ और रखी गई, ये प्रस्ताव रखा गया कि गांधी जी को भेजा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन। इसी अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन जाए और गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। गोलमेज सम्मेलन पता है हम लोगों के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए, जिसमें से अम्बेडकर जी तीनों सम्मेलन भाग लेने गए और यहाँ पर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इसे राजपूताना जहाज से गए। तो ये चीज़ें रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। और आगे जो अधिवेशन बाकी हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी अगले अधिवेशन के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।